नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें गर्म स्थानीय पवनें अभी पढ़ना है, स्पष्ट है। तो गर्म स्थानीय पवनों में हमें देखिए दो चीज याद रखना है, एक क्षेत्र और दूसरा प्रभाव। जनरली आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्थानीय पवन कहाँ बहता है। तो जब इस चीज को आप याद रखेंगे तो अपने आप सारे प्रश्न को बना लेंगे। क्लियर है? और याद रखिए जितने भी महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है हमें सारे पवनों को यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं गर्म पवनों में हूँ, तो सबसे पहले जो मैंने गर्म पवन आपको लिखा है वो लिखा है फोन। कहाँ बच्चे? फोन। स्पष्ट है ना? तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने फोन लिखा तो फोन के लिए एक बात याद रखिएगा कि बच्चे ये शुष्क और गर्म पवन है। देखिए गर्म पवन तो है, ये तो पहले लिखवा दिया है। तो इसका कैरेक्टर आप ये जान लीजिएगा कि एक तो ये शुष्क है और शुष्क के साथ साथ क्या है, ये गर्म है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि फोन शुष्क और गर्म पवन है। अच्छा, अब ये कैसे चलेगी याद रखिएगा कि बच्चे यूरोप में एक आल्प्स पर्वत है। क्या है? आल्प्स पर्वत। तो याद रखना है कि ये दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है, यहां पर केयर कीजिएगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ऊपर क्या है की ओर उठती है। यहां सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ऊपर की ओर क्या है, उठती है। तो हमने देखा कि ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी बच्चे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये यूरोप में आल्प्स पर्वत है। ये क्या है? आल्प्स पर्वत। तो बच्चे ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। तो देखिए साउथ आल्प्स पर्वत के सहारे यानी दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ये हवा ऊपर की ओर उठती है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर हवा ऊपर की ओर उठेगी तो बारिश होगी। इसका मतलब है कि अगर दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ये फोन हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठेगी तो बादल भी बनेगा, और बादल बनेगा तो फिर क्या होगी, बारिश कराएगी। ऊपर उठती है तो देखिए बच्चे अगला पॉइंट क्या हुआ, वर्षा कराती है। फिर क्या कराती है? वर्षा कराती है। एकदम क्लियर हो चुका। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, पीछे तो उत्तर है। तो बच्चे अब ये देखिए उत्तर के ढाल पर, मतलब इसको अपोजिट बच्चे 3D की तरह सोचिए कि ये अब उत्तर के ढाल से क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है। ठीक है, तो फिर देखिए उत्तर की तरफ से, उत्तर की तरफ से नीचे उतरती है। देखना सारी बातें एकदम क्लियर है, की तरफ से नीचे क्या है, उतरती है। स्पष्ट है? और बच्चे नीचे उतरती है तो क्या होता है कि इस पर हवा के कण एक दूसरे पे दबाव भी डालते हैं। तो दाब के कारण ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब समझ में आया? ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो फोन पवने हैं ये शुष्क और गर्म पवन है। कैसे? ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे एक तो ऊपर की ओर उठती है, जाहिर है ऊपर उठेंगी तो बारिश कराएंगी। तो बच्चे ये बारिश कराने के बाद फिर उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। उत्तर की तरफ से मतलब क्या, ढाल की तरफ से नीचे उतरती है और दबाव के कारण गर्म हो जाती है। स्पष्ट है? अच्छा, अब गर्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो बच्चे जाहिर है कि अगर गर्म हो जाएगी तो इसके प्रभाव से जो बर्फ है वो क्या होगा, पिघल जाएगा। याद रखिएगा कि गर्म हो जाती है तो इसके प्रभाव से जो बर्फ है वो बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है। एकदम सिंपल सी बात है बच्चे, बर्फ पिघल जाती है। और बर्फ अगर पिघलेगी इसका मतलब है कि पशुओं को चारा मिलता है। इसका मतलब है कि ये जो पवन है ये पशुओं के लिए भी बेहतर है बच्चे, क्योंकि बर्फ को पिघला देता है और बर्फ को पिघलाने से पशुओं को क्या मिलता है, चारा मिल जाता है। अच्छा, तो खेती पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सभी बच्चे याद रखना है कि इसी के प्रभाव से यहाँ पर जो अंगूर की फसल होती है बच्चे, अंगूर क्या होता है, पकने लगता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इस पवन के प्रभाव से फिर वहां पर जो अंगूर की फसलें होती हैं, अंगूर के जो बागान होते हैं, तो सारे अंगूर क्या होते हैं, पकने लगते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए। तो बच्चे सबसे पहला पवन क्या मैंने सिखाया, फोन कैसी पवन है, शुष्क और गर्म पवन है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ऊपर की ओर उठी, देख रहे हैं बच्चे। फिर क्या कराई, वर्षा कराई
अच्छा, अब उत्तर की तरफ से अगर देखा जाए, उत्तर की तरफ से नीचे उतर रही है, दाब के कारण गर्म हो रही है, इससे बर्फ भी पिघल रहा है, पशुओं को चारा मिल रहा है और अंगूर क्या होता है, पकने लगता है। इसलिए याद रखिएगा कि ये फोन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे ये पूछा ही जाता है। अब प्रश्न है कि ये किन देशों में चलती है। तो देखिए, आल्प्स पर्वत तो यूरोप में है, तो याद रखिएगा कि यह फ्रांस और इटली आदि देशों में चलती है। इस बात को याद रखना है कि यह यूरोप के फ्रांस, इटली आदि देशों में चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, आदि देशों में चलती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है, तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि ये पवन कहाँ चलती है, तो हम क्या कहेंगे, यूरोप के फ्रांस और इटली आदि देशों में ये चलती है। यहां तक समझ में आया। चलिए, तो हमने बच्चे यहाँ फोन पवन को कवर किया। याद रखिए, फोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल निश्चित है कि यहाँ से वो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक याद रखना है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पवन पर, और अगले पवन का नाम है चिनुक। क्या नाम है बच्चे, चिनुक पवन। ठीक है, अब जरा चिनुक पवन याद रखिए, चिनुक पवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब ये चिनुक पवन कहाँ है, तो याद रखिएगा बच्चे, ये अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे उतरते हैं। याद रखिएगा कि ये अमेरिका एवं कनाडा में, अमेरिका एवं कनाडा में। ठीक है बच्चे, पहले इस ग्राफ को मैं मिटा दूं, ये आप लोग सीख चुके हैं। चलिए देखिए, और बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट सारी बातों को याद रखना है। तो याद रखना है कि ये अमेरिका एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के, या अमेरिका एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे। ठीक है बच्चे, ये अमेरिका एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, के सहारे नीचे उतरती है। यहां आपको एकदम पूरी बात समझ में आ गई है। तो याद रखना है कि चिनुक जो है, ये अमेरिका और कनाडा जो देश है बच्चे, उत्तरी अमेरिका में, वहां पर रॉकी पर्वत है, उसी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो जाहिर है बच्चे, ये गर्म हो जाएगी, तो गर्म तो होती ही है, ये क्या करती है कि चारागाहों के बर्फ को पिघला देती है। याद रखेंगे कि इससे फिर क्या होता है बच्चे, वही बात है कि इससे बर्फ जो है क्या होती है, पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है। याद रखिएगा, इसी को हिमभक्षी भी कहते हैं। हिमभक्षी मतलब क्या होता है बच्चे, बर्फ को खाने वाला। तो भूलिएगा नहीं कि इसे हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। और इससे क्या होता है बच्चे की जो चारागाह है, चारागाह की सारी बर्फ जो है वो पिघल जाती है। तो बच्चे चारागाह की बर्फ भी पिघल जाती है, तो फिर इससे क्या होती है, फिर हम इससे कृषि भी बखूबी कर लेते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई। तो याद रखना है कि चिनुक पवन अमेरिका और कनाडा में जो रॉकी पर्वत है, उसी के पूर्वी ढाल से नीचे उतरती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल गई, इसीलिए इसे हिमभक्षी यानी बर्फ को खाने वाली पवन कहते हैं। चारागाह की बर्फ पिघलती है और हमें क्या मिलता है बच्चे, इसके प्रभाव से हम कृषि कर सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चिनुक पवन है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिमभक्षी पवन कहते हैं। हिमभक्षी का मतलब होता है बच्चे कि जो बर्फ को खा ले, जो क्या करे, बर्फ को खा ले। जैसे यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं आपको एक रफ स्केच बना दूं, यहाँ पे सभी बच्चे केयर कीजिएगा। ये देखिए, ये बच्चे उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा और यूएस है। अब देखिए बच्चे, यहीं पर जो पर्वत है, इसी का क्या नाम है, रॉकी पर्वत। तो इस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे देखिए हवा क्या हो रही है, नीचे उतर रही है। तो ये जो हवा बच्चे नीचे उतर रही है, इसी का क्या नाम है, चिनुक नाम है। और ये क्या है बच्चे, तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये गर्म पवन है और ये इस एरिया के सारे बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है। और जब बर्फ पिघलती है तो जाहिर है एग्रीकल्चर भी होगी, पशुओं को चारा भी मिलेगा, और इसलिए इसे हम हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है।
मैं मिटाऊं इसे, सभी बच्चों ने लिख लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझा रहा हूं समझते चलिए, सारे प्रश्न आप देखते ही बना लेंगे। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ूं फिर। ओके, ना अब बच्चे हमारा अगला जो गर्म स्थानीय पवन है हम उसे कहते हैं लू। देखिए लू समझते हैं, आप समझ गए होंगे, भारत में लू का प्रभाव तो होता ही है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि लू भी क्या है, लू भी एक बच्चे गर्म स्थानीय पवन है जो भारत जैसे क्षेत्र में भी चलती है। तो लू के लिए पहले याद रखिएगा ये उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के मैदानों में चलती है। ठीक है बच्चे, याद रखना है कि यह उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के, उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के मैदानी भाग में, उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के बच्चे, ठीक है, मैदानी भाग में चलने वाली, ठीक है। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा लू उत्तर भारत और कहां चल रही है, पाकिस्तान के मैदान में चलने वाली। एक्चुअली मई जून में बच्चे, कब, मई जून में, ठीक है, कि मैदान में मई जून में चलने वाली अति गर्म शुष्क धूल भरी पवन है। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि लू जो है उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के मैदानी भागों में, ठीक है बच्चे, उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी भाग में मई और जून महीने में चलने वाली अति गर्म शुष्क और धूल भरी क्या है, पवने हैं। और इसका जो तापमान है, इस बार बच्चे इसका तापमान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, केयर कीजिएगा कि इसका तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। 42 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ऊपर होता है। तो देख सकते हैं कि बच्चे लू कितना ज्यादा गर्म है, क्योंकि इसका तापमान ही क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस से क्या है बच्चे, ये ऊपर है। स्पष्ट है। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में इसे हम प्राकृतिक आपदा भी कह देते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि हम भारत में इसे प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं, क्योंकि इससे विनाश भी होती है। क्लियर है? चलिए लू हमने यहाँ पर कवर कर लिया बच्चे। तो लू का तापमान कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और भारत में इसे क्या कहा गया है, प्राकृतिक आपदा भी कहा चुका है। सभी लोगों ने लिख लिया बच्चे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला पवन है हमारा हर मटन, ठीक है, हर मटन ना। तो बच्चे हर मटन भी क्या है, गर्म पवन है। अब जरा हर मटन की खूबी देखते हैं। याद रखिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो हर मटन है बच्चे, ये पश्चिम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में, याद रखिएगा, ये पश्चिम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पश्चिम अफ्रीका के, या पश्चिम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है, पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलना नहीं है पहले एरिया कि यह पश्चिम अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है उसी में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। जैसे बच्चे यहाँ देखिए, ये मैं आपको अफ्रीका का नक्शा बना दे रहा हूं ताकि आप चीजों को बखूबी समझ पाए। ठीक है, ये देखिए बच्चे, तो ये है सहारा मरुस्थल। ये क्या है, सहारा मरुस्थल। यहाँ देखिए ये सब सहारा मरुस्थल है। तो ये पश्चिम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में, ये देखिए यही है, बना दिया, ये देखिए। ओके, तो आपने देखा कि पश्चिमी अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल है उसी में प्रवाहित होती है। तो जरा सोचिए कि अगर ये सहारा मरुस्थल से होगी तो क्या ये धूल वाली हवा नहीं होगी? ठीक है, तो याद रखना है कि ये गर्म तो है ही,
गर्म के साथ साथ शुष्क है, सूखी, और सूखी के साथ साथ क्या है बच्चे, धूल भरी हवा है। धूल भरी क्या है, ये पवन है। इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप मरुस्थल से चलेंगे तो धूल तो उड़ाएंगे। तो हरमटन पश्चिम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होते हुए गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये गर्म, शुष्क और कैसी पवन है बच्चे, धूल भरी पवन है। क्लियर है? अच्छा याद रखिए, ये क्या करती है बच्चे, गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ की जो आर्द्रता है उसको सोख लेती है। ठीक है, फिर याद रखना है बच्चे, यहीं पर क्या है, गिनी तट। यहाँ पर क्या है बच्चे, गिनी तट। तो याद रखना है कि यह जो है गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। यह गिनी तट की ओर, यह गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर है? और बच्चे ये जो आर्द्रता होती है जिसको हम भाप कहते हैं, आर्द्रता को सोख लेती है। आर्द्रता को क्या करती है बच्चे, सोख लेती है। अतः इसे ही डॉक्टर पवन कहते हैं, भूलिएगा नहीं। अतः इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, डॉक्टर पवन भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखना है कि यह गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है और यह आर्द्रता को सोख लेती है। क्योंकि बच्चे देखिए, गर्म और सूखी धूल भरी हवा है, तो मैंने कहा था ना कि अगर हवा गर्म होगी तो वो आर्द्रता ग्रहण करती है, तो ये हवा क्या करती है, सारी आर्द्रता सोख लेती है। क्योंकि सूखी भी है, सोखने के कारण लोगों को चिपचिपाहट से, गर्मी से आराम मिलता है बच्चे। इसीलिए इसी हरमटन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपसे पूछा भी जाता है कि बताओ किसे डॉक्टर पवन कहते हैं, तो आप सीधा कहना है कि हरमटन को ही हम क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन कहते हैं। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चे एक चीज याद रखिएगा, ये सहारा मरुस्थल में जो ये जो पवन है, ऊंट के ऊंट का जो काफिला होता है उसके लिए ये बहुत कष्टदायी है, क्योंकि ये धूल भरी पवन है। तो याद रखना है कि ऊंट के काफिलों के लिए, ऊंट के काफिले के लिए, ऊंट के काफिले के लिए ये कष्टकारी है बच्चे, कष्टकारी है। क्योंकि आप जानते हैं ऊंट के काफिले भी गुजरते हैं, तो जब मरुस्थल से ऊंट के काफिले गुजरेंगे और बच्चे अगर ये धूल भरी पवन चलेगी, सूखी पवन चलेगी, तो जाहिर है कि ऊंटों को, काफिलों को परेशानी होगी। इसलिए इसे कहा जाता है कि ऊंट के काफिलों के लिए बहुत ही क्या है बच्चे, कष्टकारी है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी लोग लिख चुके हैं देखिए, ओके। चलिए मैं मिटाता हूं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए बच्चे, इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी और टीचर खुद मेहनत करेंगे। आपको बस सीखना है। मैं कोई डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाता जहां पहले से सारी चीजें हैं और मैं देखकर उसे बोलूं, नहीं। यहाँ टीचर को खुद मेहनत करना है, एक एक चीज को सीखना है आपको। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए मैं मिटाता हूं इसे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चे अगले पवन की ओर हम चलते हैं और हमारा जो अगला पवन है वो है बर्ग। याद रखिए, बर्ग भी एकदम इंपॉर्टेंट है ताकि हम सारी चीजों को बखूबी कर पाए। यहां समझ में आ गया? ओके, चलिए बच्चे, हमारा जो अगला पवन है उसका नाम क्या है, बर्ग। बर्ग क्लियर है ना? अब प्रश्न है कि ये जो बर्ग है, पहले देखिए गर्म पवन, तो सभी लोग याद रखिएगा कि बर्ग क्या है, गर्मी पवन है। अब ये बहती कहां है, तो याद रखना है कि ये दक्षिण अफ्रीका में फोन के समान, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि यह दक्षिण अफ्रीका में, यह दक्षिण अफ्रीका में फोन के समान। इसका मतलब है ये जो पवन है बच्चे वो क्या है, फोन के समान ही गर्म शुष्क पवन है। स्पष्ट है बच्चे? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ फोन के समान कौन सा पवन है, आप क्या कहेंगे, बर्ग। तो ये दक्षिण अफ्रीका में फोन के समान ही गर्म और सूखी पवन है बच्चे। दक्षिण अफ्रीका में फोन के समान गर्म और कैसी पवन है, शुष्क पवन है। क्लियर है? अच्छा, ये आंतरिक पठारी भागों से, क्लियर है? अब देखिए यह क्या है बच्चे, यह जो पवन है यह आंतरिक पठारी भागों से,
आंतरिक पठारी भागों से तट की ओर बहती है। भागों से किधर बहती है बच्चे? तट की ओर बहती है, तट की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम तुरंत ग्राफिंग में देख लेते हैं। बच्चे देखिए, ये मैंने क्या किया कि अफ्रीका का नक्शा बना दिया। ओके, ये देखिए, तो बच्चे यही है दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के जो पठारी भाग है, आंतरिक पठारी भागों से तट की ओर देखिए, यही पवन बह रही है बच्चे, जिससे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि यह आंतरिक पठारी भागों से तट की ओर क्या होती है बच्चे? बहती है। दिस इज बग। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई? देखिए बच्चे, मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि आप पूरी पॉइंट्स को बखूबी लिखे। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। बग के बाद और है सिमुम। क्या बच्चे? सीमुम ना। अगले पर चलते हैं हम सिमुम पर। सिमुम, ओके ना। अब सबसे पहला प्रश्न है कि फिर सिमुम कहां बहती है? सभी बच्चे याद रखिएगा, ये अरब और सहारा के मरुस्थल क्षेत्र में चलती है। यह अरब, क्लियर है बच्चे? यह अरब एवं सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है। बच्चे यही तो है, इस तरफ अरब है और ये सहारा मरुस्थल है। इसी ग्राफ में सीख लेते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, यह अरब एवं सहारा मरुस्थल में चलती है। ओके ना। अब देखो बच्चे, कितना इजी है इसको याद रखना कि सिमुम अरब और सहारा मरुस्थल में चलती है। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर ये अरब और सहारा मरुस्थल में चलती है तो क्या ये गर्म, सूखी और धूल भरी हवा नहीं होगी? निश्चित है होगी। तो याद रखना है बच्चे कि ये हवा गर्म भी है, गर्म होने के साथ साथ शुष्क भी है, और शुष्क होने के साथ साथ क्या है? धूल भरी पवने हैं। आ गया समझ में? तो आप भूलेंगे नहीं बच्चे कि ये मरुस्थल से चलने के कारण गर्म भी है, सूखी भी है और धूल भरी भी है। बच्चे इसे दम घोटू पवन भी कहते हैं। क्या है ये? दम घोटू। क्योंकि आप सांस नहीं ले पाते, इसीलिए हम इसको दम घोटू पवन भी कहते हैं। सिमुम जो है बच्चे वो क्या करती है? दम घोटने लगती है। आप इसमें सांस भी नहीं ले पाते। तो सोचिए कितनी परेशानी होती होगी। अच्छा, और ये बच्चे एक बात याद रखिएगा कि ये इतनी ज्यादा धूल होती है कि इससे दृश्यता काफी कम हो जाती है। दृश्यता मतलब बच्चे जो आप देखते हैं, नजर आना कम हो जाते हैं। याद रखिएगा कि दृश्यता काफी कम हो जाती है। दृश्यता काफी कम हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई? यानी बच्चे विजिबिलिटी धूल के कारण आपको चीजें कम नजर आती हैं। इसका मतलब है कि इससे दृश्यता भी क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए, सिमुम के बाद बच्चे हम अपने अगले पवन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है काराबुरान। क्या नाम है बच्चे? काराबुरान। याद रखिए, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे सब में यहाँ से प्रश्न फिक्स है बच्चे, इसलिए अच्छे से नोट्स को कवर कीजिए। एक एक प्रश्न आपको क्लास नोट से मिलेंगे। ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बच्चों को थोड़ी भी परेशानी नहीं हो। अब सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। काराबुरान, अब क्वेश्चन है ये कहां बहती है? याद रखिए, यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली पवन है। कहां बच्चे? यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलती है। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलती है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलती है। और ये भी बच्चे जैसा आप जानते हैं ये भी क्या है? पूरी गर्म पवन है बच्चे। और याद रखना है कि ये भी क्या है? धूल भरी होती है। स्पष्ट है बच्चे? क्या होती है ये? धूल भरी होती है। इसका मतलब ये धूल को उड़ाती है। ओके, ये क्या है बच्चे? धूल भरी होती है। चलिए इसको भी याद रखिएगा कि यह क्या है? धूल भरी होती है। और बच्चे आपने सुना होगा कि उत्तरी चीन में लोएस का मैदान है। उत्तरी चीन में क्या है बच्चे? लोएस का मैदान है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि उत्तरी चीन का जो लोएस का मैदान है उसका निर्माण इसी वायु ने किया है। स्पष्ट है बच्चे? तो भूलेंगे नहीं कि लोएस का
मैदान, लोएस का मैदान कहाँ है बच्चे? उत्तरी चीन, ठीक है। लोएस का मैदान का निर्माण इसी ने किया है, का निर्माण इसी ने किया है। इसका मतलब है बच्चे कि जो लोएस का मैदान है वो किसका मैदान है? धूल का मैदान है या रेत का मैदान है? स्पष्ट है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि काराबुरान जो बच्चे पवन है ये धूल उड़ाकर चलती है, और उत्तरी चीन में लोएस का मैदान है, वहां पर जाकर सारे धूल को इस हवा ने गिरा दिया, जिससे पूरा का पूरा धूल का क्या हो गया? मैदान तैयार हो गया। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोएस का मैदान है उसका निर्माण किसने किया है? इसी काराबुरान पवन ने किया है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। चलिए मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो गया हूं, सभी बच्चे लिखिए अच्छे से, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है बच्चे। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब अगले पवन पे चल रहे हैं बच्चे, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं शिरोको। क्या कहते हैं बच्चे? शिरोको। मिटाऊं मैं इसे? ओके। और याद रखिए शिरोको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा आपसे प्रश्न आते रहे हैं, इसलिए इसे अच्छे से कवर कीजिए। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जो बोल रहा हूं उसको कवर करना है, ठीक है ना। शिरोको बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आपसे ये प्रश्न पूछता रहता है शिरोको के बारे में। चलिए आज शिरोको को एकदम क्लियरली सीख लेते हैं। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि जो शिरोको है ये सहारा मरुस्थल से इटली की ओर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे बच्चे, शिरोको जो है ये सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से इटली, और इटली कहां पर है बच्चे? यूरोप, ठीक है। इटली की ओर प्रवाहित होती है, इटली की ओर प्रवाहित होती है। यह सहारा मरुस्थल से इटली की ओर क्या होती है बच्चे? प्रवाहित होती है। भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कि शिरोको जो है सहारा मरुस्थल से कहां जा रही है? इटली यूरोप की ओर प्रवाहित होती है। बच्चे जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर सभी लोग केयर कीजिएगा। बच्चे यही है इटली, ओके। अच्छा ये समझ लीजिए बच्चे, यही क्या है आपका? ये अफ्रीका है, ठीक है। रफ स्केच मैंने बना दिया, और ये क्या है? अफ्रीका है। तो बच्चे यही तो सहारा मरुस्थल है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो पवन है सहारा मरुस्थल से किधर बह रही है? इटली की ओर बह रही है। और ये जो बीच में सागर है बच्चे, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। बीच में ये जो सागर, इसका क्या नाम है? भूमध्य सागर। और इसी देश का क्या नाम है बच्चे? इटली। जो ये निकला हुआ सा है ये इटली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शिरोको है ये सहारा मरुस्थल से इटली की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब है इसमें बालू के कण भी होंगे, क्योंकि ये मरुस्थल से चल रही है। याद रखेंगे इसमें बालू के कण होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चे? बालू के कण होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये किसको पार करती है? देख सकते हैं भूमध्य सागर है, तो याद रखेंगे यह भूमध्य सागर को पार करती है। देखिए बच्चे, यह भूमध्य सागर को पार करती है, क्लियर है। अब जाहिर है भूमध्य सागर को पार करेगी तो क्या ग्रहण कर लेगी? आर्द्रता ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है। भाई सिंपल सी बात है कि भूमध्य सागर को पार करेंगे तो आर्द्रता ग्रहण करेंगे, तथा इटली में वर्षा कराती है। और इटली में क्या कराती है बच्चे? वर्षा कराती है। सभी लोग याद रखिएगा कि इटली में क्या करती है? वर्षा कराती है। तो बच्चे जो ये लाल रंग के जो कण होते हैं वर्षा कराती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रक्त वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रक्त वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाल रेत के कण भी गिरते हैं, क्लियर है। तो लाल कण गिरते हैं बच्चे, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा, क्लियर है। तो सभी लोग याद रखेंगे, आर्द्रता ग्रहण करती है, इटली में वर्षा कराती है, और इसी को हम क्या कहते हैं?
रक्त वर्षा कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यही है रक्त वर्षा। थैंक यू क्लास।